अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर के इलाके लिटन रोड में मोहल्लेदारों ने गैर कानूनी प्लाजा की तामीर से मुलजमान को रोका तो मुलजमान ने तैश में आकर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाम बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। ये वाकया क्या सिर्फ प्लाजा की तामीर रोकने से शुरू हुआ था? कौन से ऐसे मुलजमान हैं जिनके खिलाफ मुतद्दिद मुद्दई जो है वो कहता है दरखास्तें दी लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई ना की? अब कितने मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं, मुद्दई का क्या कहना है, कितना खौफजदा है, ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। लाहौर में जराइम पेशा अफराद की जैसे यलगार हो चुकी है। आए रोज़ कहीं ना कहीं पे फायरिंग के वाक़यात रूनुमा होते हैं, जिसके अंदर कहीं कोई ज़ख्मी हो जाता है तो कहीं कोई जान की बाजी हार जाता है। ऐसा ही एक अंधोनाक वाक़या लिटन रोड के इलाके में पेश आया, जहाँ पर ज़मीन के तनाज़े से शुरू होने वाली रंजिश जो थी वो इस हद तक बढ़ गई कि मुलजिमान ने दिन दिहाड़े ताजिर के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो मौजाना तौर पर महफूज रहे। उनको एक गोली पाँव पे लगी जिससे वो ज़ख्मी हुए, लेकिन एक उनका मुलाजिम और एक राहगीर जो थे वो इसके अंदर जान की बाजी हार गए, जबकि एक राहगीर को गोली छू कर गुजरी जिससे वो मामूली ज़ख्मी हुए। ये रंजिश, ये दुश्मनी कैसे शुरू हुई, वजह अनाज पीछे क्या है, और अगर कोई रंजिश मोहल्ले की या किसी प्रॉपर्टी की वजह से शुरू हुई थी, क्या इन्होंने पुलिस से रब्ता किया था और पुलिस ने क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई की थी, या जो रस्मी सी कार्रवाई पुलिस की जानिब से की जाती है इसके अंदर भी उसी तरह की पुलिस की कोताही है जिसकी वजह से ये 2 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हारे। हमारे साथ मुद्दई मुकदमा मौजूद हैं, जो ख़ुद भी ज़ख्मी हैं, उनके भाई मौजूद हैं जो उनके साथ दुकान के ऊपर काम करते हैं, और इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मुलजिमान का इनके साथ क्या ताल्लुक़ है और क्या ये जो चीज़ रंजिश जो चली आ रही थी उसके बारे में थाना पुलिस को इल्म था कि नहीं था। ये तमाम चीज़ें नहीं से जानते हैं। साजी साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। इस इलाके में आप कब से रह रहे हैं? मेरे वालिद के वालिद इसी यहाँ के अबा उजदाद मेरे दाद को ये घर है, मेरे नानकों का मस्जिद अली चौक में घर है और मेरा ससुराल भी इसी महल्ले का है, यानी कि हमारा टोटल रिश्तेदार सभी यहाँ के रहने वाले हैं। और आप कारोबार किस चीज़ का करते हैं? मेरा शोरूम रक्षों का और टेबल का काम है यहाँ पे। हाँ जी, सारी बार लिटन रोड पे। जी जी, लिटन रोड पे। ये जिन लोगों के साथ आपकी अदावत या रंजिश चली आ रही है, कौन लोग हैं? ये कुछ महल्ले के हैं, कुछ बाहर के हैं। इन्होंने शहजाद इनका पीछे रिंग लीडर है जो जिसने ये लड़के सब हायर किए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको शूटर बनाया हुआ है जिसके मर्जी घर पे जाके गोली चलवा दो, जैसे मर्जी कर दो, लोगों को डरा के रखते हैं हमेशा से। ये आपकी ये जो मसला है, ये जो रंजिश है या दुश्मनी कह लें, ये शुरू कैसे हुई है, कहाँ से शुरू हुई? ये हमारी गली में एक मलिक साबिर नाम का आदमी था जिसने घर लिया 6 मरले का, उसने उसको तोड़ के तो उधर मोहल्लेदारी था पहले आपका? नहीं जी, बाहर का था, इन्वेस्टर था, इधर आया मिलने में। ठीक है। तो वो आया जब उसने आके इधर 6 मरले के प्लाट में फ्लैट बनानी शुरू की है बिना उसकी पार्किंग के, कोई नक्शा नहीं था, उसके बाद कोई कुछ ऐसे कागजात नहीं थे जो गवर्नमेंट की तरफ से उसको मिले हों उसको कमर्शियल करने के। ये कितना अर्सा पहले की बात है? ये लगा लें आप 6-7 माह पहले की बात है टोटली। इसी साल उसने हाँ जी, घर यानी 6 मरले का घर इसी साल में उसने खरीदा? अच्छा जी। तो उसने बनाना शुरू किया, हमें पता चला नीचे शॉप बना रहा है। हमने मलेदारों ने मिलकर उसको मना किया, अरे शॉप ना बनाओ क्योंकि पार्किंग इधर है नहीं, 6 फुट की 15 फुट की गली है, तो रोज़ लड़ाई जग रहे हैं फ्लैटों वालों के नीचे दुकानदारों के, और ये कमर्शियल बनती नहीं है। कमर्शियल बना के वो ऐसा कर रहा था कि बाहर डेंटर पेंटर वगैरह को दे रहा था रिक्शा वालों को, तो जो इधर मोहल्ले में सूट ही नहीं थे। साथ ही स्कूल है बच्चों का, फैमिली ने आना जाना, कौन लोग हैं जो आते हैं मोहल्ले में, मोहल्ले का निज़ाम ख़राब हो सकता है उससे। तो उसको हमने फेस टू फेस भी समझाया। फिर मोहल्ले में मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ नमाजियों ने पकड़ के उसको पूछा, उसने ये कहा जी मैं ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मोहल्लेदारों को कोई नुकसान हो। मगर अचानक संडे वाले दिन उसने सुबह सुबह बदमाश शायरी किए कुछ, जिन्होंने आके सुबह सुबह अपने असले के जोर में, वकीलों के जोर पे शटर लगा दी उसने। लेकिन आप कह रहे हैं कि जब मोहल्लेदारों ने उसको समझाया तो वो बात आप लोगों की मान गए और उसने कहा कि उसने हमें मिसगाइड किया है। ठीक है। और उसके बाद उसने संडे वाले दिन सुबह सुबह शटर लगवा तो कोई क्रिमिनल बंदा था जो आप कह रहे हैं कि उसने आगे बंदे हायर किए और जिन्होंने ज़बरदस्ती आगे शटर वगैरह लगाए? जी, वो तो एक क्रिमिनल था कि नहीं, मगर उसने जो बंदे हायर किए वो तो ग्रंटेड वो क्रिमिनल थे।
इस जब उसने बंदे हायर किए तब तक आपने इस हवाले से पुलिस को आगाह किया था? सर हमने सबसे पहले एक तो मलिक नासिर स्टे ले किया था, 7 वाले घर वाला वो भी मोहल्लेदार है? मोहल्लेदार ठीक है। था, ऊपर 7वीं मंजिल का स्टे लेके आया था। यानी जब तक आप लोग ये कार्रवाई करना शुरू हुए तब तक 7 मंजिलें बन चुकी हाँ जी, थी? जी। यानी उसने- 6 बन चुकी थी जी, और जी। 7वीं बनाने उसने लगा? कहा था नीचे मैं फ्लैट ही बनाऊंगा। हम्म। अच्छा, उसके बाद हमने जब नीचे दुकानों का स्टे लेके आए तो उसके बाद ये टोटल हमारे याद आ रहे थे जिनको मैंने ये सारा इंक्लूड किया। बीच में इसमें है स्टे मलिक नासिर के साथ तरफ से पहले, फिर सीसी टाउन हॉल, सिटीजन पोर्टल, यानी आपने जितने भी जितने प्लेटफॉर्म थे मैं सबके ऊपर ही अपनी दरख्वास्त दी। आपने लिखा हुआ कि थाना लिटन रोड में भी आपने हाँ जी। 7/9 को दरखास्त दी, 7 सितंबर को। की पर्ची थी मेरे पास, इनको लेके क्या आया दरखास्त दी थी आपने? कि जी ये लोग इधर आ गए हैं, कुछ गुंडे बदमाश जिनसे हमें खतरा है, तो उनको देखा जाए। ठीक है। तो इस पे मुझे ना किसी मुहर्रिर की कॉल आई, ना किसी जिसको उन्होंने मार किया किसी की कॉल ही नहीं कोई आई, इसमें उन्होंने कोई परसू नहीं किया। इस सारे के दौरान आपके ऊपर भी कोई पर्चे वगैरह हुए जी, हुए थे? इसमें सारी मेरे और मेरे साथ एक बीच में कंप्लेनर था, 18 मुद्दई थे इस पर्चे में ना, कि जो ये चल रहे हैं इसमें 18 के मुद्दई थे स्टे के बीच में। ठीक है। उसमें एक लड़का था मुबीन, उसके ऊपर और मेरे ऊपर पत्थे का पर्चा उन्होंने करवा दिया। कि भत्ते का पर्चा करने के लिए 354 लगाने से पहले पार्टियों को सुना जाता है, कुछ तमाम नहीं सर, कोई नोटिस नहीं, कोई ऐसी बात नहीं उन्होंने पूछी कि भाई ये कौन है कौन नहीं है। उन्होंने डायरेक्ट जब मेरे घर पुलिस आ गई पर्चे के बाद तो मुझे तब पता चला कि ये मेरे पर्चा हुआ। लिटन रोड थाने में पर्चा हुआ और वो किसकी मुद्दइयत में दर्ज हुआ? वो मलिक साबर की मुद्दई था, यानी ये वही बंदा है जिसने जगह खरीदी थी? जिसने जगह ठीक है। वही इसका मुद्दई बना। ठीक। और एक तरफ वो आपके खिलाफ भत्ते का पर्चा भी दर्ज करा रहा और दूसरी जानिब वो ये वाली तामीर भी कर रहा जी था। जी जी बिल्कुल। अच्छा, फिर क्या हुआ? अच्छा, वो बत्थे के पर्चे के बीच में मैं तो फिर अगले दिन अटारम करवा के पेश हुआ इन्वेस्टिगेशन के बाद। ठीक है। फिर एसपी साहब के आगे पेश हुए और अलहमदिल्ला उन्होंने कुछ भी मामला थे ही नहीं, झूठा पर्चा था, उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया वो। ठीक है। फिर उसके बाद ये हम लास्ट ये नूरुल मेंगल साहब के पास पेश हुए, सेक्रेटरी बल्दियाज जो थे। जी, उन्होंने इसको डिमोलिश के आर्डर दे दिए कि इसको डिमोलिश कर दिया जाए। फिर वो डिमोलिश हुई, 2 उन्होंने मंजिलें ऊपर से तोड़ दी, बाकी सब सुराख कर दिए उन्होंने। तो ये मलिक साबिर कुछ मल्लेदारों को लेके सारों को लेके आ गया, उसने आगे कहा जी मैं नीचे दुकानें नहीं बनाता, दुकानों का मेरा आपका डिस्प्यूट था, मेरे से गलती हुई तो मैं ये नहीं बनाता, तो मुझे माफ़ कर दिया जाए। लेकिन जब वो आपसे माफ़ी मांगने के लिए आया तो आप ये भी बता रहे हैं कि उससे पहले वो बंदे हायर कर चुका हुआ था, बदमाश वगैरह, तो आप लोगों ने कभी उससे ये नहीं पूछा था कि तुम एक तरफ हमसे रब्ता भी करते हो, माफ़ी भी वो मांगते हो? बदमाशों के थ्रू नहीं आया दोबारा, उसने आगे कहा जी मैं फंस गया था इसमें, मैं खुद फंस गया था, तो अब मेरी प्लीज़ मेरा नुकसान हो चुका बहुत ज़्यादा, तो हमारा भी मकसद नहीं था उसका कोई नुकसान करना, हम तो कह रहे थे कि महल्ले का सुकून ना खराब हो बस। तो उसके बीच में उसने ये बदमाश हायर किए, जैसे भी उसके बीच में वो आ गया या उसने लेके आया, तो उसके बाद उसने कहा जी ये मैं नहीं करूँगा, कुछ लोग अच्छे मोजिज़ लेके आए साथ अपने, उन्होंने बैठ के बोला कि ये दुकानें नहीं बनेंगी तो उसको माफ़ी दी जाए। मल्लेदारों ने बैठ के कहा जी हमारा कोई इसके साथ एतराज़ नहीं है। और ये कितना अर्से पहले की बात है ये इस वकूए से? इस वकूए से कुछ 1.5-2 माह की पहले की बात। फिर मामला सारा खत्म हो गया, यानी जिस बंदे के साथ आप लोगों की डिस्प्यूट थी उसके साथ आप लोगों की सुलह हो गई? बिल्डिंग का डिस्प्यूट था, इसमें हमारा बिल्डिंग का भी डिस्प्यूट ये था कि ये कि गैर कानूनी तामीरात यहाँ पे है, और उसके अलावा प्रॉपर्टी का हमारा उसका कोई तनाज़ा नहीं था, लेन देन का ऐसा कोई नहीं था कि प्रॉपर्टी का हमारा कोई तनाज़ा हो उसके साथ, सिर्फ दुकानों का तनाज़ा था। और वो मामला 2 माह पहले ख़त्म हो गया, सेटल हो गया। तो फिर ये फायरिंग कैसे हुई? अगर 2 माह पहले ये मामला सेटल हो गया, साबिर ने आके आप लोगों से माजरत कर ली, ये आप लोगों को वादा कर दिया कि नीचे वादा वही दी हुआ ना कि नीचे दुकानें नहीं बनाई जाएंगी, सिर्फ ऊपर फ्लैट बनेंगे, बिल्कुल ऐसी तो फिर फायरिंग क्यों किसने की, क्यों कराई? अच्छा, उसके बाद ये ऐसा हुआ कि इन्होंने फिर दोबारा एक बंदे के थ्रू मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी बत्ती की। इनकी कोशिश थी कि मैं इसको किसी तरीके से इस पर पर्चा करवा के कामयाब हो जाऊँ, जिससे ये जेल चले जाएंगे, इसकी बेइज्जती हो। आपके खिलाफ ही क्यों करते रहे? जैसे ये आपने मुझे अभी बयान हल्फी दिखाया, इसके अंदर 18 लोगों के नाम लिखे हैं, सर 18 में तो ये आपके खिलाफ क्यों पर्चा कराता इस है? 18 में देखे ना, ये 2 ही लड़के बीच में हम एज में ठीक थे, बाकी सब हमारे बुजुर्ग थे। लेकिन साजिद साहब बंदे तो 18 है ना? हाँ जी 18 है, मगर वो उम्र उनकी कुछ किसी की 45 साल है, किसी की 50 साल लेकिन है। खिलाफ तो वो भी हुए ना इसके? जारी बात है, वो साबिर के जी जी माइक दे। जब इनकी ज़रूरत होती थी तब ये बुजुर्ग जो है हमारे साथ जाते थे, मेन 2 बंदे ही थे जो हर कोरम के ऊपर साथ जाते रहे इकट्ठे। ठीक है, यानी असल साजिद problem- साहब आप साजिद साहब के बड़े, मैं साजिद साहब का बड़ा भाई, स्टे लेने के लेकिन बाद स्टे तो पहला नासिर ने लिया था। हाँ वो असल ठीक है। असल तो दुकानों का इशू था ना हमारा, वो 7वीं मंजिल का नहीं इशू था। ठीक है। ठीक है, वो स्टे लिया, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं थी।
असल जो दुकानों जब इन्होंने शटर लगाए उसके बाद ये साजिद और मुबीन बाकी सब जितने भी हमारे बुजुर्ग थे महल्ले के वो हर कोरों पे अकेले नहीं जा सकते थे, मतलब जब उनकी ज़रूरत होती थी हम उनको साथ लेके जाते थे। फ्रंट पे ये 2 लोग थे जो हर कोरों पे जाते हैं, इसलिए वो तो इन्होंने जब पहला पर्चा आपके खिलाफ भत्ते का, माइक दीजिएगा, जब आपके खिलाफ पहला भत्ते का पर्चा करवाया जी तो उसमें मुबीन को भी रखा था? हाँ जी, मुबीन को और मुझे दोनों को। आप दोस्त हैं, आपस में जानते हैं एक दूसरे को? मलेदारी भी है और शूज़ के कारोबार इकट्ठा? नहीं, कारोबार तो नहीं इकट्ठा, मगर मलेदारी है। उनके बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग वक्त गुजरा है। पहला पर्चा खारिज हो गया, आप कह रहे हैं दूसरे पर्चे की उसने आपके खिलाफ दरखास्त दे दी, वो क्या था? वो भी पत्थे की इन्होंने कोशिश की कि पत्थे का वो हुआ पर्चा फिर? नहीं, वो पर्चा नहीं हुआ जी। उसमें तो उन्होंने ये जब सारा कुछ हो रहा था आपने कोई दरखास्त नहीं दी कि आपके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ की जा रही? सर मैंने उस साथी को एक दी एप्लीकेशन, उस पर कोई कुछ नहीं हुआ। हमने पूछा भी जाके भाई ये मेरी पर्ची है। फिर मैं लास्ट टाइम जब एक लड़का इनके बीच में ही है इनके, तो SHO लिटन रोड आपके खिलाफ क्यों यानी आपकी दरखास्त के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा? आपके खिलाफ तो करी जा रहा है आपके मुताबिक, तो आपकी दरखास्त के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा? ये SHO साहब से पूछना चाहिए, SP साहब से पूछना चाहिए, जिनके पास मैं गया रिक्वेस्ट करता रहा। SP के पास भी गए? जी, SP साहब के पास भी गया। इस तरह तरीकों मैं ये SN यूनुस साहब के पास गया, DIG के साहब के पास। उन्होंने SP साहब को कॉल की कि इसके बच्चे की गाड़ी पे फायरिंग हुई है, इसका पर्चा क्यों नहीं दे रहे? गाड़ी पे फायरिंग किसने कराई? ये इस वकूए से पहले की बात है? ये 302 से पहले की बात है। अच्छा जी जी। किन लोगों ने कराई? यही खुमा और मशहूद बट छोटा सीका, ये सारे लड़के इन्होंने आके बोली। फिर उसका पर्चा वगैरह हुआ? सर उनका पर्चा नहीं ना हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसके लिए मैं भाग रहा था, SN यूनुस साहब के पास जा रहा था, SP के साहब के पास जा रहा था। क्यों नहीं हुआ पर्चा? पुलिस ने क्या? सर पुलिस की नज़र में वो बात ही नहीं थी ऐसी कोई। और अच्छा, जब ये मामला सारे चल रहे थे तो मुझे थाने में बुलाते थे, थाने में बैठा के कितने घंटे बातें करती है इधर उधर की। तो मुझे जब आप DIG के पास गए आपने SN यूनुस को जाके कहा कि जी मैंने ऐसे दरखास्त दी है, मेरे पे फायरिंग हुई है, उन्होंने SP साहब को कहा, आप SP साहब को मिले, फिर आगे पर्चा क्यों नहीं हुआ? सर SP साहब के पास मैं गया, उन्होंने कहा मुझे कि यार ये तुम इतनी ये बस्ता उठा के फिर रहे हो, क्या मामला था तुम्हारे? मैं कहा सर ये मेरे मेरिट के मामला है, उनको देखें, अगर मेरा बनता है तो दे दें पर्चा। तो उन्होंने बहरहाल सारी बातें सुनी। उन्होंने कहा यार आप जाओ, आपको कॉल आ जाएगी थाने से, जो कि मुझे कॉल नहीं आई। मैं 7 बजे तक वेट करता रहा। 7 बजे के बाद मैं SHO साहब को कॉल की, उनके पास चला गया, उनको जाके फिर सारे मामला वैसे ही बताए। फिर तो SHO ने पर्चा दे दिया होगा क्योंकि DIG से कॉल आई? जी सर, कोई पर्चा नहीं दिया उन्होंने। फिर भी पर्चा नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, ये वकूए से कितने दिन पहले की बात है जब आप SHO को मिले? 17 तारीख को मैं SHO के पास गया। और ये वकूआ किस तारीख को होता है? यानी दरखास्त के 2 दिन के बाद? दरखास्त तो मेरी सर के पास यानी शिकायत के 2 दिन के बाद आप पे फायरिंग हो गई। वकूए वाले दिन क्या हुआ? वकूए वाले दिन सर मैं उठा जब, तो नमाज पढ़ने के लिए महल्ले में जाने लगा। मेरा बेटा पहले चला गया मुझसे, उसने वो अभी जुम्मे की नमाज के लिए जो महल्ले में मस्जिद उधर जाते थे, वो मेरे से पहले चला गया। मैंने उसको बोला मैं आ रहा हूँ, वो भी 2-3 मिनट बाद ही वापस आ गया। कितने बजे होता है? 2:45 बजे होता था जुम्मा, तो वो 1:30 बजे गया, तो वो वापस आ गया। तो आप तो जुम्मे की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, मैं जुम्मा पहले कैसे हो गया फिर? वो लड़के सारे मस्जिद के बाहर खड़े थे विद वेपन, यही वाले जिन्होंने फायरिंग, लड़के जिन्होंने मेरा टारगेट किया था, उन्होंने मस्जिद के सारे चौंक रैकी लगा के खड़े थे। बस वो अल्लाह ने ज़िंदगी देनी थी, या जो भी मामला थे मेरे बचने थे। वो जुम्मा मलेदारों ने ही इमाम साहब को जाके कहा कि यार बारिश हालात ठीक नहीं है, तो आप जुम्मा जल्दी करवा दो। उन्होंने जुम्मा 1:30 बजे करवा दिया। मेरा बेटा वापस आ गया, कहता है पापा जुम्मा हो गया गली में। मैं कहा अच्छा यार मैं ये 3:30 बजे जनाज़ का पढ़ लूँगा जुम्मा। मैं उन्हें जाके शोरूम पे बैठ गया। शोरूम पे जाके बैठा हूँ तो कुछ देर ही गुजरी है, तो वो अंदर आए और उन्होंने, कौन थे? मशहूर बट नहीं जी, साबिर नहीं था, मशहूर बट था, खुमा था, सीका था, बड़ा सीका था। सारों को जानते हैं? हाँ जी, सबको जानते हैं। कैसे जानते हैं? ये इनके टिकटॉक है मेरे पास, जो बिल्डिंग बनवाने में उन्होंने टिकटॉक बनवाए हैं सब। उस नहीं कोई जाती ताल्लुक है या बस वैसे मलेदारी के लिहाज से ताल्लुक हैं, कुछ बाजार के हैं, कुछ महल्ले के हैं। मुझे ये बताइएगा, दुश्मनी यानी जो आपने मोल ली वो साबिर से ली कि साबिर जो दुश्मनी हमने उससे भी नहीं मोल ली भजन, हम तो उसके मुताबिक अपने राइट के लिए चले। दुश्मनी हमारी उसके साथ, उसकी तरफ से तो ये हो गया ना कि आपने उसकी जो बन रही थी प्रॉपर्टी, जो उसने सुहाने ख्वाब देखे थे, वो आपने रोकने की कोशिश की। मगर वो मेरा ये शहजाद वगैरह फिर बीच में कैसे आ गए? शहजाद उनसे आपकी कैसे दुश्मनी बन गई? क्योंकि आप बता रहे हैं कि 2 महीने पहले साबिर से तो आपकी सुलह हो गई। शहजाद के साथ दुश्मनी मेरी कोई भी नहीं थी, किसी मामला पे भी नहीं थी। शहजाद ने या अपनी इज्जत के लिए ऐसा कुछ किया कि उसकी इज्जत नहीं बची। वो तो जराइम पेशा आप कहते हैं, तो शूटर वगैरह उसने रखे हैं। सारे शूटर उसके ही हैं, सब शूटर उसके हैं, मगर उसकी जराइम पेशा शख्स की क्या इज्जत होती है? सर वो उसने अपने ज़हन में ये सोचा ना कि वो किस हद तक चला गया कि मुझे नमाज के लिए जाते हुए शख्स को मरवाना चाह रहा है, वो किस हद तक जा सकता है। दुकान पे फायरिंग हुई, उसमें क्या नुकसान हुआ? जो फौत हुए उसमें 2 बंदे, वो कौन? सर एक मेरा मलेदार था, जीशान लड़का, वो वहाँ पे क्या कर रहा था? वो बेचारा उधर आया हुआ था वैसे। ठीक है। एक मेरा दुकान का मुलाजिम था, उसको भी दिमाग में लगी गोली।
मेरे पाँव पे लगी, मैं जो कि ऑफिस के अंदर भाग के अपनी जान बचाई बड़ी मुश्किल से। और एक और बंदा भी जख्मी हुआ था। सर वो राहगीर था, उसका कंफर्म नहीं है, कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा हाँ। है, ये बातें ही हैं हमारे पास, उसका कोई मुलाकात नहीं है। उसके बाद कोई बंदे गिरफ्तार वगैरह हुए? सर कोई भी जो जिस बंदे ने मेरी रैकी दी थी लड्डू पिठी वाले ने, वो मौके पे पकड़ा गया। उसके नंबर से मोबाइल नंबर उनका निकल आया उसी वक्त मौके पे, जिसने बताया कि भाई साजिद इधर आ चुका है। यानी इन्होंने पहले आपको मस्जिद में हाँ जी टारगेट करना था, जब वहाँ पे नहीं आप गए तो फिर ये आपकी दुकान पे आ गए। ये सारी रैकी आप कह रहे हैं कि वो लड्डू लोगों ने वाले दी। दी। ठीक है। अब आपने जो बंदे नामजद कराए उनमें से आप कहते हैं कोई नहीं पकड़ा गया सिवाय लड्डू पिटे। पुलिस क्या कर रही है? कोई राब्ता हुआ पुलिस का आपसे? सर, 2 पुलिस- बंदे इसमें वाकये में मर गए। सर पुलिस वाले तो कर रहे हैं, अब हमें कोई डिटेल नहीं पता क्या कर रहे हैं, मगर अभी तक गिरफ्तारी कोई हमारी नॉलेज में नहीं है कि गिरफ्तारी की हुई है कोई। सही। भाई आप बताइएगा, आप जैसे इनके बड़े भाई हैं, आप भी इस इलाके में रह रहे हैं, आपके भाई के मुताबिक उन्होंने मोहल्ले की बेहतरी के लिए एक दरख्वास्त दी थी कि यहाँ पे दुकानें वगैरह खुलेंगी तो मोहल्ले का माहौल ख़राब होगा। आपके ख्याल में उन्होंने गलत किया सही किया? सर ये सारे मोहल्ले के लिए, पूरे शादी बारे के लिए ये सही किया इन्होंने, क्योंकि जो जिस तरह ये बिल्डर्स इधर आ गए हुए थे, इन्होंने जगह जगह पे दुकानें और फ्लैट बनाने, ठीक है, लेकिन हम तो सिर्फ ये मोहल्ले की खातिर किया है इन्होंने। एक सामने स्कूल है, अकेडमी है, बच्चे आती हैं जाते हैं, घर वाले फैमिलीज हैं, कोई भी फैमिली इधर से हमारे से बाहर नहीं है। मतलब हम जद्दी पुश्ती तरह के रहने वाले हैं, जो जद्दी पुश्ती तरह के लोग रहने वाले हैं वो हमारे मिलने जुलने वाले हैं, फैमिली मेम्बर ही हैं वो हमारे साथ। ये सारे मिल के हमने 18-20 का कोरम पर जो हम सारा मिल के ये कोशिश। मौजाना तौर पे आपके भाई बच गए, लेकिन 2 बंदे इसके अंदर जान बहक हो जान गए। कितना खौफ है अब मोहल्ले में जाते आते बच्चे? सर खौफ ये है, हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजे, खौफ इतना है कि हम दुकानें नहीं खोल रहे। हम देखें ये सारा कुछ इन्होंने जो कुछ भी आपको ये सारी कार्रवाई बताई, इस कार्रवाई के दौरान ये देखें हमने कौन सा कानूनी रास्ता नहीं इख्तियार किया। कहीं भी एक जाति कोई किसी जगह पे हमारी तरफ से कोई गोली, एक भी गोली चली हो, कोई इन्होंने हमारे पे पर्चा करवाया या हम कहीं नॉमिनेट हो कि सामने लेके हैं, ज्यादती है इन्होंने, इतनी ज्यादती है कि ये खौफ इतना है कि ना हम बच्चे स्कूल भेज रहे हैं, ना हमारी फैमिली नीचे जा रही है, सामान मंगवाना होता है या कोई चीज़ लेनी होती है, दुकानें हमारी बंद हैं, हम बाहर भी नहीं जा सकते। जिस दिन का ये वकूआ अब है, मतलब आपको बाहर लगता है नहीं कि निकल अगर पुलिस पहले आपके भाई की दरखास्तों पर कार्रवाई कर लेती तो ये सर, ये वाक़या- अगर ये पहले कार्रवाई कर लेती पुलिस, ये सारा ले लेती, मतलब सर थोड़ी सी भी ले लेती कि इस मामले को देखती तो ये 2 जाने भी ना जाती और मेरे भाई को भी गोली भी नहीं। क्या कहेंगे बात? सर इनको पकड़ना चाहिए, ये जो हैं बत्ता माफिया, ये जो हैं क्रिमिनल लोग हैं, भत्ते के पर्चे तो आपके भाई पे भी हो। वो हमारे पे से हुआ है ना, इसीलिए हमारे पे करवाते रहे कि इनका नाम ना आए, इनका आप रिकॉर्ड देखें, ठीक है, इनका जरिया माज देखें, हम तो कारोबारी लोग हैं, ठीक है, इनका जरिया माज देखें, ये कहाँ से खाते हैं, कहाँ से पीते हैं, कहाँ से गोली लेते हैं, आपको खुद ही इनका पुलिस को साजिद चाहिए। साहब, आखिरी बात बताइएगा, सारी जो फसाद की जड़ है वो साबिर साहब की ज़मीन खरीदने और फ्लैट बनाने से शुरू हुई है। आपने उनको पर्चे में क्यों नहीं नामजद किया? सर उनके नामजद इसलिए नहीं किया उन्होंने कि आपको मरवाने के लिए बंदे भी हायर किए और बिल आखिर उन बंदों ने आपके ऊपर फायरिंग भी कर जी दी, जी तो उनको क्यों नहीं आपने नामजद किया? सर ये जब मामला तुम्हारे उनके साथ हुए ना, तो उन्होंने कहा कि हमारे उनके साथ वास्ता ही कोई नहीं, हम फंस चुके थे उनमें। लेकिन शुरुआत तो उन्होंने की। शुरुआत की, मगर उस वक्त हमें ये नहीं लग रहा था कि ये मामला इनके दिमाग में इतने ज़्यादा हैं। आप ये तो बाद में हुए ना, पहले तो जब हमारे पास वो आ गए, टेबल टॉक हुई, मलेदार बैठे सारे, तो जो हमारे आपस में तराजत थे वो ख़त्म हो गए, दुकानें नहीं बनेंगी, तो उसके बाद तो हमारा उसके साथ भी मामला नहीं था, इनके साथ भी कोई मामला नहीं था। अब आप क्या समझते हैं कि मुल्ज़िमान ना पकड़े जाने से कितना? सर ये जब तक वो पकड़े नहीं जा सकते तो हमें थ्रेटिंग है, सीधी जो बात है। मोहल्ले में आप अगर वैसे ही जाके प्राइवेटली पूछें तो हर बंदा आपको बताएगा कि हम कैसे हैं और वो कैसे हैं। जो सीका लड़का है उसकी 40 पर्चे उसके ऊपर हैं जिसको फाइल लगे हैं, ठीक है। जो बाकी भी जितने भी लड़के हैं सबके ऊपर पर्चे हैं, ऐसे रिकॉर्ड है, सबके ऊपर रिकॉर्ड है। मैं डिप्टी साहब के पास लास्ट टाइम पेश हुआ जब, तो डिप्टी साहब ने टाइम किया दोनों पार्टियों को बुलाने का। मेरे पर्चे में जो मेरी पर्चा मर्डर वाले दिन दिए उन्होंने, उस दिन मुझे मैसेज आया कि आपकी FIR हो गई है, जो गाड़ी वाले हुए की थी। तो मैंने डिप्टी साहब को मैंने सीधा पूछा, मैं कहा जी वो देखें पार्टियाँ दोनों आनी चाहिए। एक उस सीके की वालदा आ गई, सीके की वालदा ने आगे कहा कि जी ये बदमाश हैं, ये गुंडे हैं, ये फलां हैं, ये फलां हैं। मैं आप लोग हैं वैसे? सर आप मलेदार से पूछ लें, मैं अपने बारे में आपको क्या कह सकता हूँ कि हमारा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं आप। तो फिर उसकी वालदा ने आप पे क्यों इल्ज़ाम सर लगाया? वो है ही ऐसे कि उन्होंने आगे औरत थी, उन्होंने अपना जितना भी बोल सकती थी कि मैं शायद गुस्से में आगे उनके साथ बदतमीजी करूँ या पुलिस वालों के सामने मैं मेरा रिकॉर्ड बने गई, औरत से बदतमीजी करा है, मैं मौश होकर सुनता रहा। मैंने डिप्टी साहब को इतनी बात की, मैं कि सर ये बात ये है कि आप इनके बच्चों को बुला लें तो आपको पता चल जाएगा, या आप इनके बच्चों का जरिया माश देखें
कि ये कहाँ से खा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ से इनको पैसे आ रहे हैं, इनके हालात कैसे हैं, ये कहाँ से किस तरह सर्वाइव कर रहे आपको हैं। लगता है कि ये पुलिस अगर पहले सारा कुछ मामला बिल्कुल देख सर। लेती तो ये ना होता? बिल्कुल देखती तो आसानियाँ ना होता, ये जो 2 जानें चली गई ये जाने ना जाती। बहुत शुक्रिया। आप मुद्दई मुकदमा की गुफ्तगू सुन रहे थे। लाहौर में जितने भी ऐसे केसेस होते हैं, अगर उसकी तफसीलात देखी जाए तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ सामने सामने आ जाती है कि पुलिस की जानिब से लापरवाही की जाती है या मुखालिफ पार्टी से लेन देन करके साजबाज करके उस बात को दबाने की कोशिश की जाती है। और जब बड़ा नुकसान हो जाता है, जैसे आपने इनका भी सुना कि ये कई दफ़ा इन्होंने थानों के चक्कर लगाए, DIG से लेके SP तक और SP से लेके SHO तक, तमाम से ये मिले लेकिन इनका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और जिस दिन मुलजमान ने इनके ऊपर आके फायरिंग की और 2 बंदे जाम बहक हुए तो उस दिन इनको मैसेज भी आ गया कि आपका पर्चा दर्ज कर लिया गया। पुलिस की जानिब से इस तरह के इकदाम क्यों उठाए जाते हैं, इतनी नाकस कारकर्दगी और नाअहली क्यों दिखाई जाती है, ये अफसरान से भी जानने की कोशिश करें। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें आपने मुद्दईयों की गुफ्तगू सुनी। बहुत से ऐसे सवालात हैं जो मुद्दईयों से किए लेकिन वो उनके जवाबात देने से कासिर हैं। माहिर कानून सुहेल मुर्शिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। सुहेल साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। सुहेल साहब, ये बताइएगा कि अगर मेरी किसी बंदे से लड़ाई होती है किसी बात के ऊपर और बाद में उस बंदे की जानिब से हायर किए हुए बंदे मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो वो जो A बंदा है जिससे मेरी असल वजह ना बेसिक लड़ाई, वो उसमें मुलविस मुलजिम पाया जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? अच्छा, क्योंकि पर्चे में 109 लगी हुई है और ऐसी सूरत हाल में, लेकिन जिस तरह से अहले इलाका और वो खुद मुद्दई कह रहा है कि मेरा मसला तो ये था कि रिहायशी और कमर्शियल बिल्डिंग वाला जी मैंने रुकवाई तो ये वजह नात ये जी, है, बिल्कुल। यहाँ से वजह नात पर्चे में लिखा इसलिए जाता है कि वो वजह बयान की जाए कि आखिर ये वकूवा सरजद क्यों हुआ, व्हाट इज़ द सीन बिहाइंड इट। एक्चुअली वजह नात लिखने का मकसद ये है कि कोई बंदा कत्ल हो जाता है या कोई बंदे की लड़ाई हो जाती है तो बगैर किसी वजह के तो नहीं होती, वो कॉज क्या है, वो कॉज इसमें कह रहे हैं कि ये कॉज थी। अब ये कॉज जिस बंदे के साथ थी वो पूरी FIR की स्टोरी में उसका जिक्र भी नहीं है जी बिल्कुल, उसका नाम लिखे नहीं। और यहाँ से चीज़ जो है वो मज़ीद इस वकूवे को डाउटफुल बना देगी। और जो बंदे वहाँ से जान अपनी धो बैठे हैं, जो मकतूलीन हैं या उनके वर्सा हैं, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होगा। जब मैंने मुद्दई से ये पूछा कि लड़ाई आपकी असल में तो साबिर से थी कि साबिर ने रिहायशी प्लॉट लेके उसके ऊपर कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए प्लाजा तामीर किया, तो आपने उसका नाम क्यों नहीं लिखा? वो कहते हैं कि जी वो मुलजमान के खिलाफ बयान देगा हमारे हक में, लेकिन मुलजमान भी तो वही हैं जो साबिर ने आगे हायर किए थे इसको इसका पता साफ करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे ना 2 किस्म का क्वेश्चन जो है ना राइज हो सकता है कि उसने सिर्फ थ्रेट करने के लिए कहा हो, और वो जो एक दफ़ा जो पहली स्टोरी सुना रहे हैं कि जी मेरे पास आए थे, वो मुझे थ्रेट करके चले गए और ये वो सारा, वहाँ पे हो सकता है उसके बाद साबिर ने दोबारा कॉन्टेक्ट ना किया हो सकता है कि कोई ऐसी एविडेंस आ जाए कि साबिर ने कहा हो कि नहीं ये थ्रेट ठीक से नहीं हुआ, ऐसा थ्रेट करो जिससे मेरा काम आसान हो जाए। अब साबिर पूरी स्टोरी FIR में नहीं है तो उसको इंक्रिमिनेट करने के लिए ज़रूरी है कि 161 के बयान तफ्तीशी के सामने आ जाए, उसकी कोई ऐसी एविडेंस आ जाए कि तफ्तीश उसका रोल कोई साबित हो जाए, उसकी कनेक्टिविटी साबित हो जाए, तब तो वो नॉमिनेट हो जाएगा। दफ़ा 109 पहले ही लगी हुई है। अब ज़िम्मियों में देखना यह है कि 109 में कौन कौन आ रहा है, और मेन जो कत्ल किए हुए हैं उन पर तो आ गया रोल। जिस तरह से 2 बंदे उन्होंने टोटली नॉमिनेट कर दिया कि इन 2 अलग-अलग बंदों के फायर से ये 2 मकतूल हुए हैं, वो तो सीधा 302 में फिराए में आ गए। अब देखना ये है कि वो 302 के जो फिराए वाले बंदे हैं वो किस तरह से अपनी कनेक्टिविटी बताते हैं कि जी हम इंटेंशनल मर्डर नहीं है या हम पेन किलर नहीं है। अब तो उन्होंने साबित करना शुरू करना है ना, लेकिन इसके लिए तफ्तीश हमेशा से मेरी आपके प्रोग्राम में जब भी मैं आया हूँ या जब भी बात हुई है तो यही हुई है कि आइयो, क्योंकि कत्ल के पीछे कनेक्टिविटी क्या है, किसकी इमा पे हुआ है, किसने करवाया है, असल वजह अनाथ क्या थी। फिर हमेशा से जब तक सच्ची स्टोरी नहीं लिखी जाएगी
मुल्जिमान हमेशा इसी बेस पे छूटते हैं क्योंकि स्टोरी झूठी साबित हो जाती है जो FIR। अब जो FIR है वो उसकी जानिब से दर्ज कराई गई है जो ज़ख्मी हुआ है, लेकिन इसके अंदर 2 मकतूलीन जो हैं, एक ज़ख्मी के दुकान पे मुलाजिम है और दूसरा राहगीर है। उनकी मुद्दत में पर्चा दर्ज होता तो ज़्यादा इफेक्टिव होना था, या ये ज़ख्मी की मुद्दत में पर्चा जो है वो दर्ज हुआ है तो उनको कैसे इंसाफ मिलेगा? यानी उनका तो बंदा बेकसूर कत्ल हुआ है ना। अच्छा, ये जो FIR जो ज़ख्मी करवाता है तो इससे 2-3 ग्राउंड जो है उनमें मदद मिल जाती है। एक तो ये मौका पे मौजूद था जो ज़ख्मी हुआ, दूसरा इसने मुल्जिमान को एक्टिविटी करते देखा है। अगर कोई ऐसा बंदा करवाए जो वहाँ पे मौजूद नहीं है तो वो सारी हेयर से एविडेंस शुरू से शुरू हो जाएगी, तो इसलिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, फिर वो वीक पर्चा तस्वर होगा। मुर्शिद साहब ये भी बताइएगा कि ये जो मुद्दई है ये कहता है कि इन मुल्जिमान ने मेरे घर पे फायरिंग की, ये मेरी रैकी कर रहे थे, ये मुझे यानी मुख्तलिफ तरीक़ों से नुकसान पहुँचाने की इससे पहले भी कोशिश कर रहे थे, जिसकी मैंने दरख्वास्तें थाने में दी लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। क्रिमिनल लॉयर होने के नाते आप ये बताइएगा कि पुलिस की जानिब से ये जो आलकस दिखाई जाती है पर्चा दर्ज करने में, ले तो लाल से काम लिया जाता है, उससे कितना नुकसान बढ़ जाता है और कितने वाक़यात उसकी वजह से रूनुमा हो जाते हैं? अच्छा, ये जो रोल ऑफ पुलिस है ना, सबसे पहले इसमें तो डिस्क्रिमिनेट पुलिस ने खुद ही कर दिया कि एक ऑपरेशन है, एक इन्वेस्टिगेशन है। फिर बहुत सारी जजमेंट आ गई कि जी ऑपरेशन को चाहिए कि जैसे ही उनको किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस का पता चले तो उसको सीरियसली लें। आपकी इत्तला के लिए मैं बता दूं, जिस तरह से ये एक कंप्यूटर सेक्शन बनाया गया, हर कि ये बंदे पुलिस वाले नहीं होंगे बल्कि ये पढ़े लिखे बंदे होंगे जो कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे, जो भी दरख्वास्त आएगी उस पर आए को ये दर्ज करेंगे और उसके मुताबिक ये कार्रवाई करेंगे। फिर उसके ऊपर SOPs आए। SOPs में जो CCPO लाहौर थे उस वक्त के, उन्होंने फिर IG पंजाब ने, वो सब ने कहा कि नहीं जी नहीं, विदिन 72 आवर्स SP कंसर्न, जिसको SP कंप्लेंट बना दिया गया, वो डिसाइड करेगा कि पर्चा बनता तो होना चाहिए, नहीं बनता तो उसको दोनों, और उसमें टाइम दिया गया। टाइम फ्रेम इस तरह था कि 24 आवर्स के दरमियान में दोनों पार्टीज को सुना जाएगा और फिर उनके ग्रीवियंस को दूर किया जाएगा। विदिन 72 आवर्स का टाइम था कि जिसमें फाइनल उन्होंने करना था। वो सारा काम नहीं हुआ आज तक, वो प्रैक्टिकली मुमकिन ही नहीं हो पा रहा। वजह यह है कि लाहौर की आबादी बहुत ज़्यादा है। लाहौर में थाने और चौंकियाँ मिला के तकरीबन 96 से 102 बनती है। अब 96 से 102 थाने चौंकियों में इतना बड़ा रकबा और SP कंप्लेंट जो है उन पे इलाका वाइज भी देखा जाए तो 6 SP नहीं है, तो वो इतना बड़ा हल्का है बाप, फिर इतने मामला को सुनना, इतनी पंचायतों को भुगताना एक SP के लिए तो मुमकिन नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि जो ये मुद्दई कह रहा है कि उसके मुकदमे पहले दर्ज नहीं किए गए, अगर वो दर्ज कर लिए जाते तो आप समझते हैं कि ये 2 बंदे हो सकता है, पॉसिबल था कि वो दर्ज कर लिए जाते, तफ्तीश प्रॉपर हो रही होती, पता चल जाता कि यार मेरी दरख्वास्त सुनी गई है या मुझे भी कोई तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, तो आज ये कदम ना होता। या पुलिस एक्टिव होती इस मामले में या मौके पे आ जाती तो हो सकता है मुल्जिमान इस हद तक ना जाते। अब पुलिस के पीछे रहने से भी कुछ काम ख़राब होते हैं। जहाँ पे पुलिस पीछे होती है वो वहाँ पे यही शुबा आ रहा होता है कि जी देखें जी फलां जो है SHO उसके साथ मिल गया इसलिए मेरा काम नहीं हुआ, फलां DSP वो होता है नॉर्मली जिसका काम नहीं होगा उसने कहना जी इसका मतलब इसने दूसरी पार्टी से पैसे उठाए हुए हैं या दूसरी पार्टी के साथ मिला हुआ है, जिसका काम नहीं होगा। कई रोज गुजर के मुल्जिमान नहीं पकड़े गए, इसका मुल्जिमान को कितना फायदा होता है? मुल्जिमान को फ़ायदा नहीं होता, भगोड़ों को जो कानून है उसके खिलाफ सख्त है, लेकिन देखना ये है कि मुल्जिमान की क्या प्ली है, किस तरह से डिफेंस है। हो सकता है के अंदर फायरिंग हुई है, डे लाइट के अंदर फायरिंग हुई हो सकता है उन्होंने प्री अरेस्ट वगैरह करवा ली हो, जो रोप कार्स वगैरह तफ्तीशी के पास हो, आप तफ्तीशी से पता करें कि उसकी क्या काविशें हैं, क्या कर रहा है वो। इतने CDRs हैं, अब तो इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है कि मुल्जिमान बच नहीं सकते, कि बहुत सारे लिंक्स अप हो जाते हैं। अब तो वो मामला ही नहीं है, अब तो बंदे का ऐसे 1 मिनट में पता चलता है कि कैसे चलता देख रहे हैं। 2 बंदे कत्ल हो गए, जो मेन बंदा है जिसकी वजह से वजह ना शुरू हुई उसका नाम FIR में ना आना, क्या ये सब वीक पॉइंट इसमें ये है। इस केस में वीक पॉइंट ये है कि वजह नाज जो सबब बना वो FIR की स्टोरी का हिस्सा नहीं है। बाकी जो मेडिकल एविडेंस आ जाएगी वो कोऑपरेट करे, वो सारा कुछ अगर मुल्जिमान मिल जाते हैं, उनसे रिकवरीज होंगी, उनके मैच कर जाते हैं मामला, तो ये केस एक अच्छा केस भी हो सकता है। लेकिन वीक पॉइंट इसमें ये है कि जो कॉज है दैट हैज़ बीन नॉट डिटरमिन एक्चुअली विद द पर्सन, कि उसको इन्वॉल्व भी नहीं किया गया। अब उसको अगर ये ज़िम्नियों में इन्वॉल्व करते हैं तो उस पर भी लॉ बहुत सारी रियायतें देते हैं, तो
बेसिकली मैं फिर वहीं पे आता हूँ बात कि वकूवे से हटकर जो बात बताई जाएगी वो हमेशा से तफ्तीश में सामने आ जाती है और उसका सारा फ़ायदा हमेशा मुल्ज़िमान को होता है। उसका फ़ायदा कभी भी मुद्दई को होते हुए मैंने नहीं देखा। मुद्दई मुकदमा उसमें फिर जलीलो ख़वार होता है, फिर वो इंसाफ के लिए रोते हैं कि जी अगर वो पहले ही सच बोल दें, FIR में सही पहले ही सही लिखवा दें और उसके मुताबिक तफ्तीश भी हो जाए, इन्वेस्टिगेशन भी हो जाए, उसकी एविडेंस भी आ जाए, तो मामला बिल्कुल ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया। माहिर कानून सोहेल मुर्शिद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। माहिर नफ्सियात ऐसे वाक़यात के बारे में क्या रखते हैं कि अगर मुद्दई ने माशरे में नज़र आने वाले बिगाड़ की निशानदेही की थी कि रिहायशी इलाके में कमर्शियल एक्टिविटी के लिए प्लाजा बनाया जा रहा है और उसकी बुनियाद पर उसके ऊपर फायरिंग कर दी गई और उस फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए, तो ऐसे वाक़यात से माशरे पर क्या असर पड़ता है और क्या लोगों में फिर हौसला रहेगा कि वो आइंदा किसी ऐसी चीज़ की निशानदेही करें? कि माहिर नफ्सियात से जानते हैं। माहिर नफ्सियात अनीज़ा हबीब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये तो फिर जुर्म बन गया कि अगर माशरे में कोई बुराई होती या कोई गलत चीज़ होती देखता है और उसकी शिकायत करता है तो फिर उसको अपनी ज़िंदगी या जान के लाले पड़ जाते हैं। इस केस में भी कुछ ऐसे ही वो इनसे जानते हैं। अनीज़ा, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। जो ज़ख्मी होने वाला शहरी है वो कहता है कि उसने इस तामीर की शिकायत इसलिए की थी कि उसको लगता था कि मोहल्ले का सुकून ख़राब होगा, बच्चियां आती जाती हैं, प्राइवेसी ख़राब होगी, इसलिए उसने शिकायत की। लेकिन अल्टीमेटली उसको इस तरह से भुगतना पड़ा कि उसके ऊपर फायरिंग हुई, उसका मुलाजिम कत्ल हो गया, एक राहगीर कत्ल हो गया, वो खुद ज़ख्मी हो गया। ये क्या रवैया? अच्छा, इसके अंदर ये है कि मोहल्ले वालों ने तो चलो कोई मोटिव समझ के किसी बात को समझ के की है। अब मसला आ रहा है जो अगले ने उस बात को किस तरह से परसीव किया या समझा है, उसको किस डायरेक्शन में वो लेके गया है। या ये भी हो सकता है कि हम कहते हैं ना हर एंगर के पीछे कोई ना कोई फियर होता है। अब उसके पीछे फियर हो सकता है फेलियर का, या जो उसका गोल है उसके रुकावट आ गई, तो उसके नतीजे में जो है ये जो भी वाक़या पेश आया, तो ये देख सकते हैं इस डोमेन में। अगर एक बंदा उसको मालूम हो कि वो जो काम कर रहा है वो गलत है और उसको कोई रोके तो उसके ऊपर इंसानी फितरत है कि वो सोच विचार करता है। लेकिन जो मुलजिम है असल, जिसकी ये तामीर हो रही थी और उसको रोका गया, उसने आगे से किराए के मुंडे जो थे वो हायर कर लिए। इंसान को नदामत नहीं होती अगर कोई गलत काम कर रहा हो? जी, नदामत तो बिल्कुल इंसान को होती है, लेकिन नदामत तब होती है जब एक जो आपने सोचा होता है वो हो गया होता है। लेकिन हम अब उस चीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते। अब वो खुद आगे नहीं आया है तो इसके पीछे ये लगता है कि वो खुद जो है उसमें इतनी पावर नहीं है, तो उसने उन लोगों को हायर किया है जो कि काम कर सकते हैं। उसमें वो इनसिक्योर है या उसके अंदर कोई ना कोई हो सकता है इनएडिक्वेसी है, उसे लगता है मैं कैपेबल नहीं हूँ डिसीजन लेने के, तो खुद आगे नहीं हो सका और वो काम उसने किसी और से करवा लिया। अनीज़ा, ये बताइएगा कि जब हम इंसान जब ये सोचता है कि दूसरे का नुकसान पहुंचाना है, तो साथ ही पैरेलल एक नया सिस्टम जो है इंसानी जहन शुरू कर देता है कि इसको करने के बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मुझे क्या क्या कुछ भुगतना पड़ सकता है। जैसे इसने किराए के कातिल हायर किए, फिर उन्होंने फायरिंग की। देखें, सज़ा तो उन कातिलों को भी होगी, इसको भी होगी, तो फिर इंसान इतना बड़ा इकदाम कैसे उठा लेता है? इसलिए भी इकदाम उठा लेते हैं सोसाइटी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अगर देखा जाए ना तो इंसाफ का जो एक सिलसिला है वो थोड़ा सा वीक है। अक्सर जो है मुजरिम अगर पकड़े भी जाते हैं तो कोई 1 साल बाद 2 साल बाद किसी भी ट्रायल में रिहा हो जाते हैं, यानी कि बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसीडिंग या बहुत कोई हमने सुना हो कि इस तरह के मामला में बड़ी कोई सज़ा मिली है या लॉन्ग टर्म पनिशमेंट्स मिली है, उस तरह से नहीं है उनके पास मिसालें। तो शायद ये भी एक बेनिफिट उनको मिलता है इस चीज़ का, और ये चीज़ उनको रीइंफोर्स करती है इस तरह की चीज़ें करने के लिए। इसके अंदर जो नामजद मुलजिमान है तमाम जराइम पेश है, तमाम के खिलाफ बकौल मुद्दई के 30-30, 40-40 पर्चे हैं। अगर एक दफ़ा बंदा पकड़ा जाता है, उसको सज़ा मिल जाती, तो आपका ख्याल है कि दोबारा करते, जैसे हम आप लोगों से भी सुनते हैं साइकोलॉजी से, कि बच्चे को डांटे नहीं बल्कि उसको समझाएं, अगर वो फिर भी ना बाज आए तो फिर उसको डांटें, थोड़ी सी सख्ती करें। तो ये सज़ा और जज़ा का निज़ाम भी शायद इसलिए बनाया कि मुलजिम ने अगर कोई जुर्म किया उसको पकड़ के उसको सज़ा दी जाए ताकि वो आइंदा ना करे। लेकिन यहाँ पे तो वो कह रहा है कि 30-40 पर्चे।
बस वो ये बात भी है ना कि फिर यहाँ पे ये देखना ज़रूरी कि जब उनको सज़ा के लिए अंदर बंद कर दिया गया, अंदर का सिस्टम कैसा है, अंदर उन्हें किस तरह से डील किया गया है, अंदर उनको किसी अच्छी एक्टिविटीज़ में फिर लाने की तरफ कोशिश की है, उनकी उन चीज़ों को काउंसिल करने की कोशिश की है, उन्हें बेहतर स्किल्स बताई गई हैं, या अंदर फिर वही मार पार, वही बेजा रवि या क्या चीज़ें हैं जिस वजह से वो जो अंदर, तो आप गुस्सा नहीं पुलिस वालों पे निकाल सकते, वो गुस्सा जो इतना डिप्रेस अंदर रखा होता है वो फिर बाहर आके लोगों पे निकलता है। अमूमी तौर पे आपको क्या लगता है बतौर माहिर नफ्सियात के अगर लोगों की क्रिमिनल टेंडेंसी हो और वो उससे इलाके में अपनी रेपुटेशन भी बनाना चाहते हों, लोगों को डर खौफ भी उनके दिलों में बनाना चाहते हों, तो इससे कैसे वो बाहर आ सकते? जैसे ये मुलजमान हैं, अगर इनको सज़ा के बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्या तरीक़ाकार है कि उनको बेहतर शहरी बनाया जा सकता है कि वो ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी छोड़ दें? या आप समझती हैं कि अगर जहन के अंदर ये वाली टेंडेंसीज पैदा हो गई हैं तो ये लाइफ लॉन्ग रहती हैं? अच्छा, अगर टेंडेंसीज देखिए पैदा हो गई है ना तो ठीक है, उस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन उस टेंडेंसी के असर में आकर एक्ट आउट कैसे करें वो हमारे इख्तियार में है। तो हम लोगों ने उनको वो जो है पॉजिटिव या अडेप्टिव तरीके सिखाने हैं, या एक ही वक्त होता है कि शुरू में अगर चाइल्डहुड में ऐसे बच्चों के साथ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए या फियर्स ऐसे बन गए या स्कीमाज ऐसे बन गए हैं, तो वो स्कीमा पे एक्ट आउट कैसे कर रहे हैं? उन्होंने कोई दूसरा पर्सपेक्टिव देखा ही नहीं, वो हमेशा उसी के अंडर इन्फ्लुएंस में रहे हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने फिर बहुत डीपर लेवल पे काम करना होता है कि ये चीज़ें कब ओरिजिनेट हुई, कब बनी हैं। तो बहुत हमने एक बड़ा डीपर लेवल से काम स्टार्ट करके ऊपर की। अब जिन मोहल्लेदारों ने ये जो बंदा ज़ख्मी हुआ है इसके साथ मिलके दरख्वास्त दी थी कि ये गैर कानूनी तामीर हो रही है, अब इसको ज़ख्मी कर दिया गया, इसके मुलाजिम को कत्ल कर दिया गया, उन लोगों के दिलों में कितना खौफ पड़ेगा? और इस तरह के वाक़यात से यानी लोग तो फिर जो सोसाइटी की जानिब उनका रोल है वो तो अदा ही नहीं करेंगे। लोग बिल्कुल ऐसा ही है कि अब देखिए ना, इससे बहुत सारी लेवल्स पे चीज़ें ख़राब हो रही, बच्चों के लेवल पे अलहदा आ गई कि मतलब हक बात करें तो इस तरह से होता है, और जो हुआ फिर उससे बाहर आना एक अलग ट्रॉमा है जो लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर फिर जो है ये कलेक्टिव एक सोसाइटी का मसला है। फिर ये है कि कम्युनिटी सेंटर्स या इस तरह की चीज़ें बनाई जाए जहाँ पे फिर लोगों को फौरी तौर पे जो है दिया जाए, या कोई आपका वेलफेयर सोसाइटी वहाँ पर बैठी हो जो कि इस मसले को बेहतर तरीके से सुने। पब्लिक एट लार्ज जो है, जो टीवी देखेंगे, सोशल मीडिया पे देखेंगे, उनका भी तो एतबार उठ जाएगा कि यार अगर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, कोई बुराई हो रही है, हम क्यों बताएं, हमारी जान चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे है कि फिर भी हमने बात करने का तरीका भी हो सकता है ना, हो सकता है कि अगर उससे कह रही ना पर्चा दिया जाके और बाकायदा का, तो क्या पहले उसने उस बंदे से बात की, प्यार से बात की, किस तरीके से की, या जाते ही सीधा पर्चा ही दे दिया? डिपेंड करता है कि पहले सूरत हाल में अपनी बात आपने किस तरह से अगले को कन्वे की, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहले ही सूरत हाल में ऐसे बातचीत से, निगोशिएशन से। जो बंदा जख्मी हुआ है ये कहता है कि मैंने थानों के बहुत चक्कर लगाए लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला, अगर मुझे इंसाफ मिल जाता, मुजरिमों को पकड़ लेते तो ये वाक़या ना आता, तो ऐसे बंदा क्या कानून के ऊपर एतबार करेगा? बहुत मुश्किल है, बहुत एक टाइम लगेगा, या तो क्योंकि कहते हैं ना पहाड़ से गिरे तो इंसान उठ जाए, ट्रस्ट एक बंदे का टूट जाए तो एक बनते बनते टाइम लेता है। तो मुझे लगता है इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज़ के असर रसूख से बाहर आने के लिए। बहुत शुक्रिया। हमारे नफ्सियात अनीज़ा हबीब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। मुद्दई के मुतल्लिक कहा जाता है कि उसके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन जब उससे इस बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि मेरे मुकदमे जो थे तमाम झूठे थे और वो डिस्चार्ज हो गए। लेकिन जिस तरह से मुद्दई बार बार ये कह रहा है इंटरव्यू के दौरान कि उसने पुलिस के तमाम प्लेटफॉर्म्स को खटखटाया कि उसको इंसाफ दिया जाए, मुलजिमान जो उसका नुकसान कर सकते हैं, उसको इंसाफ नहीं मिला और बिल आखिर मुलजिमान ने हकीकतन नुकसान करने की कोशिश की, लेकिन मौजाना तौर पे वो बच गया। लेकिन 2 जानें जो थी वो इसके अंदर चली गई। पुलिस अगर बर वक्त इकदाम कर लेती तो शायद ये 2 जानें बचाई जा सकती थी। पुलिस के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब भी कोई शहरी जाते हैं उनको यही शिकायत होती हैं कि पुलिस उनको रिस्पांस नहीं देती, टाल मटोल से काम लेती है, ले तो लाल से काम लेती है, और मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि जितना लिंगर ऑन केस को किया जाए वो कर ले। मुद्दई हिंट देता है कि जो SHO लिटन रोड थे उन्होंने साजबाज की हुई थी मुखालिफ पार्टी से, इसलिए भी उनके ऊपर तो पर्चे हो रहे थे, लेकिन उनकी जानिब से जो पर्चे करवाने की मुलजिमों पे कोशिश की जा रही थी वो नहीं हो रही थी। इस तरह के वाक़यात से माहिर नफ्सियात ने बताया कि अगर इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे तो फिर लोगों का सोसाइटी के ऊपर से और जो उनका किरदार है सोसाइटी में उस पर से एतबार उठ जाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों को फौरी और बर वक्त इंसाफ जो है वो मुहैया किया जाए, उनकी शिकायत का अजाला किया जाए ताकि इस तरह के वाक़यात रोनुमा ना हों। और माहिर कानून भी यही राय रखते हैं कि मुलजिमान को जब तक सख्त से सख्त सज़ा नहीं दी जाएगी, नहीं दिलवाई जाएगी सज़ा, तब तक
उनको कानून की पासदारी जो है वो सिखाना मुश्किल है। पुलिस का काम है डेटरेंस क्रिएट करना, खौफ पैदा करना, मुलजिमान को डराना। अगर वो अपने काम से गाफिल रहेंगे तो माहिर कानून यही समझते हैं कि इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।